हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो शुरू करते हैं टैक्सेशन का सफर। टैक्स, आप सब जानते हैं भली भांति कि टैक्स होता क्या है। जानते हो, बता सकते हो कि टैक्स किसको कहेंगे? आप कहोगे सर ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, कोई कहता है कि सर ये सरकार लेती है और डेवलपमेंट में लगाती है, कोई कहता है अरे सब बकवास बात है। टेक्निकल वर्ड क्या कहा जाएगा, क्या बोलेंगे इसको टेक्निकली? सर टेक्निकली एक ही बात है, सिंपल सा लॉ कॉन्सेप्ट है, सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लगाया और वसूला जाने वाली राशि। सरकार अनिवार्य रूप से एप्लीकेबल भी करती है, यानी लेवी भी करती है, और अनिवार्य रूप से उसे कलेक्ट भी करती है। दोनों चीजें एक साथ है, लेवी और कलेक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो टैक्सेशन के साथ में शुरू करते हैं। अपन अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो केवल किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टैक्सेशन के। हमारे सिलेबस में जो डिस्कशंस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग में भी हैं, तो आप टैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे। लीजिए शुरुआत करते हैं अपन अपने टैक्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, कर किसको कहते हैं, तो कर किसको कहेंगे? तो सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं अपने लिए। क्या क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, देखते जाना। सबसे पहले एन अमाउंट विच इज कंपल्सरीली लेविड एंड कलेक्टेड, अनिवार्य रूप से लगाई गई और वसूली जाने वाली राशि है। बात समझ में आती है? कंपल्सरीली वर्ड इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए? कंपल्सरी, अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवी मतलब आरोपित, लगाया जाने वाला, उसके ऊपर थोपना, और साथ ही साथ कंपल्सरीली कलेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं होती टैक्स पे करने की। क्या आपकी इच्छा है टैक्स पे करने की? होती है? ईमानदारी से बताना। तो इसका मतलब टैक्स पे करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी टैक्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपल्सरी है। तो कंपल्सरीली लेवी और कंपल्सरीली कलेक्टेड, दोनों इंपॉर्टेंट बातें। आती बात समझ में? आई। अच्छा, मैं बोलूं टैक्सेस के क्या टाइप्स हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? द टाइप्स ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें तो दो ही सुने हमने तो आज तक, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर मैं अपने टैक्स का बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? हमारे लिए कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं तो मेरे लिए इनडायरेक्ट। समझ गए? यानी मैं अपना बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकता हूं तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल सा लॉजिक है, कोई खास मुश्किल बात है भी नहीं। ये तो छोटी मोटी बातें जो चलती आ रही हैं आज तक, आप समझते भी आ रहे हैं। तो मैं बोलूं अगर डायरेक्ट टैक्स के रेस्पेक्ट में, प्रत्यक्ष कर के संबंध में, तो क्या बोल रहे हैं? टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता हो, क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कर। हैं जी? बात समझ में आती है क्या? कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, आप किसी और पर्सन के ऊपर इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है? क्या मैं इनकम कमाऊं मैं, तो टैक्स कौन देगा भाई? पड़ोसी, क्योंकि से जलता है भाई, ये बोलते क्या मतलब है? सिंपल सी बात है मैं कमाऊंगा इनकम तो मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। और बोलो, और कोई एग्जांपल बोलो। सर वेल्थ टैक्स, बेटे वेल्थ टैक्स की बात छोड़ दो, अबॉलिश्ड हो गया यार, अब तक उसको काहे को चला रखा है? अबॉलिश्ड हो गया, खत्म हो गया, वेल्थ टैक्स अब नहीं है। सर हमारे है ना बीकॉम एमकॉम की कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ रहता है ऐसा कॉर्पोरेट टैक्स। अरे भैया कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे लगने वाला इनकम टैक्स है, बात तो वही है ना, तो फिर वो भी वही सही नहीं है। और क्या है? और किस चीज के रिगार्डिंग में है सर? हमने गिफ्ट टैक्स भी पढ़ा है। अरे भाई गिफ्ट भी अब इनकम टैक्स में कवर्ड हो गया उसी में, तो छोड़ दो ना उसको। जैसे और क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। जैसे गृह कर जिसको बोलते हो, हाउस टैक्स भी बोल सकते हो आप इसे, ये हाउस टैक्स भी हो सकता है। हाउस टैक्स लोकल अथॉरिटीज होती है आमतौर पे,
नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका वगैरह, और ये सब लोग है ना इस टाइप के टैक्सेस लेते हैं। और मैं इसी को एक और नाम से जानता हूं, और वो क्या नाम से जानते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। वो भी यही हो सकता है, ठीक है। these are these are the type of tax, डायरेक्ट टैक्स। यस ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट टैक्स है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम इसका बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सर प्रॉपर्टी मेरी तो टैक्स भी मैं ही दूंगा, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं अब आपको, और वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल है भाई, वही 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 बात है। और वही कॉन्सेप्ट क्या है? कैन बी शिफ्टेड, हस्तांतरित किया जा सकता हो, हस्तांतरित किया जा सकता हो, ट्रांसफर किया जा सकता हो किसी और पर्सन के ऊपर, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। आती है क्या बात समझ में? बोलो बेटे। चलिए, तो ज्यादा, अरे ज्यादा कुछ बर्डन नहीं है यार, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। सर आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। ओहो, एग्जाम्पल नहीं बताया, तो लो एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लो। लो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा चर्चित अगर बात करूं, जीएसटी। सर जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? हैं? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स नहीं भैया, सर्विसेज टैक्स है। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जीएसटी की फुल फॉर्म गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिन गलत बताते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भैया सर्विसेज टैक्स है वो, एस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना। एक एक एग्जाम के अंदर तो जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछ रही थी, बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, और बच्चे गड़बड़ करके आ गए, बोले सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन भी ऐसे लिखे हुए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। अब वो कंफ्यूज है बच्चा बेचारा, करे क्या? तो वो आज तक जो बोलता आया है वैसा ही काम करके भी आ गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस नहीं है, सर्विसेज टैक्स है, सर्विसेज टैक्स, ठीक है भाई। अच्छा सर, और बताओ और बताओ और बताओ। सर एक्साइज ड्यूटी, बेटे फिर से कहूंगा यार, फिर वही बात है, एक्साइज ड्यूटी प्राइमा फेसाई अबॉलिश्ड हो चुकी है, जीएसटी में चली गई है। सर वैट, वैट भी प्राइमा फेसाई अबॉलिश्ड हो चुका है, और किस में चला गया है? जीएसटी। सर प्राइमा फेसाई का मतलब क्या है? ऊपरी तौर पर, ऊपरी तौर पर मतलब सर हम नहीं समझे सर, ऊपरी तौर का मतलब, अरे भाई ऐसा है कि ये एक्चुअली में सब इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, जिनके ऊपर वैट अप्लीकेबल हो रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। सर कौन कौन से हैं बताओ तो जरा। अरे बेटा ये जब जीएसटी की बात करेंगे ना तब बात करेंगे यार, यहाँ यहाँ इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं बनता। हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज भी वैट और एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, हम तो यही कहेंगे कि खत्म हो गया, प्राइमा फेसा यही कहेंगे। तो इसलिए जीएसटी के अंदर एक्साइज भी गया, जीएसटी के अंदर वैट भी गया, जीएसटी के अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी गया, जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स भी, और जो छोटे मोटे लोकल लेवीज थे ना, जैसे लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सरचार्ज, ये सब इसी के ही पार्ट थे, वो सब चले गए, इसके अंदर आ गए, ठीक है। हाँ एंटरटेनमेंट टैक्स आना था लेकिन आया नहीं है, नहीं आया है एंटरटेनमेंट टैक्स, उसको अभी भी अलग ही छोड़ रखा है। अरे भाई मूवी वगैरह देखते हो ना, एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा फिर उसके बाद देखो देखो जरा और क्या है, और क्या है? सर एक है कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी बोला जाता है इसे। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एक मैं बोल ही रहा हूं, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, ये भी अभी चल रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, ये सब है बेसिक बातें करी हमने, कोई खास मुश्किल बात नहीं, नॉर्मल सी सिचुएशन है बेटे। आइए अब हम हमारा सफर शुरू कर रहे हैं, और वो है इनकम टैक्स। यहां से हमारी शुरुआत होती है, इनकम टैक्स, ठीक है। सर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं,
क्या बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या बहुत लो लेवल के आते हैं, या मीडियम आते हैं? सर नहीं पढ़ के जाए तो क्या हो जाएगा? अरे यार इतनी सारी बातें एक साथ ही, रुको रुको, सब्र करो जरा। अलग अलग सिचुएशंस के बेसिस पर हम बात करेंगे कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। अभी तो बस बेसिक सी बातें कर रहे हैं, और वो क्या है, इंट्रोडक्शन की बात। आप लोगों का स्तर है ना, अब ये नहीं रहा, अब और ऊपर उठ गया है। तो अब आपका जब स्तर ही बहुत ऊपर उठ गया है ना बेटे, तो फिर ऐसी सिचुएशन पता है क्या है, क्या इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुश्किल ही आते हैं। ठीक बात है, आओ चर्चा करते हैं जरा वापस से अपन। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का अर्थ। अगर आयकर के अर्थ के ऊपर मैं बात करता हूं तो बेटे कुछ मुश्किल थोड़ी ना है यार। आयकर का मतलब ही क्या है, टैक्स ऑन इनकम। टैक्स 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 ऑन इनकम इज नोन एज इनकम टैक्स। आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ही बोल रहा है अपनी बात। इनकम टैक्स यानी टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स, सिंपल। तो इनकम यानी आय पर लगने वाला कर है ये। ठीक है भाई, सर ठीक बात है। सर एक ईमानदारी की बात बताना, ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स आया कहां से है, क्यों लगाया जा रहा है हमारे इनकम के ऊपर? हम दिन रात मेहनत करके तो इनकम कमाते हैं, और फिर सरकार उसमें से टैक्स लेके चली जाती है। सर ये आया ही कहां से है टैक्स? टैक्स के बारे में बताओ तो सही जरा। पहली ही बात हम जो कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी संवैधानिक प्रावधान, कि एक्चुअली में ये बना कहां से, आया कहां से है टैक्स। बेटे तुम्हारे से ही बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर ध्यान मत दिया करो यार, मेरी बात सुना करो, बातें दोहराया भी करो। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब ऑनलाइन बैठे हो तो यार यही हो सकता है, और तो क्या ऑप्शन है बेटे, है ना? नहीं, जब आप क्लास में बैठे होते हो ना तो सबके चेहरे दिखाई देते कि कौन सा गड़बड़ कर रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं। ऑनलाइन में तो वैसे टोकना पड़ेगा, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इस भरोसे मत रहना कि तुम्हारी डांट नहीं पड़ेगी, डांट पड़ सकती है। डांटने का अधिकार मास्टर को है, डांट सकते, मारने का अधिकार जरूर छीन लिया है आजकल, क्या कर सकते? नहीं नहीं, हाँ, नहीं, मार कुटाई तो नहीं करें, नहीं ऐसी बातें सर ऑनलाइन मत किया करो आप। ओके बेटे, हम बात कर रहे हैं केवल एक छोटे से कॉन्सेप्ट, संवैधानिक प्रावधान। देखिए एक बात समझिए, सबसे ऊपर कौन है इंडिया में? सर सबसे ऊपर कौन है इंडिया में? सर मोदी, मोदी जी के नाम नहीं बेटे, इधर। वो तो है ही, वो तो एक्चुअली में एक डेजिग्नेशन की बात है, वो तो है ही है। उनसे ऊपर यस राष्ट्रपति है, वो भी है। उनसे ऊपर की बात कर रहा हूं यार, ये तो पोस्ट बना रखी है हमने भाई। ऐसे तो आप कहोगे सर उनसे ज्यादा पावरफुल तो चीफ जस्टिस भी हो सकता, अरे भाई ऐसा नहीं होता है यार बेटे। हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे इन टैक्स लगाने के बारे में? भारतीय संविधान के अंदर लिखा है? तो यस एब्सोल्युटली, टैक्स जो लिखा हुआ है वो कहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? संविधान के अंदर। संविधान के अंदर, सर संविधान में कहां लिख दिया है? देखिए जब मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं ना तो बेटे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में बटा हुआ है, ये तो आपको पता होगा, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल से बटा हुआ है। तो आर्टिकल्स में बटा हुआ है, तो एक आर्टिकल 246 निकल करके आता है। जो आर्टिकल 246 है ना, मैं देखो मैं दो बातें पढ़ाऊंगा यहाँ पे, दो चीजें सुनना मेरी बात ध्यान से। एक होता है आर्टिकल 246, एक होता है आर्टिकल 265, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा नहीं है यहाँ नोट्स में, मैं बता रहा हूं आपको। आर्टिकल 246 से आर्टिकल 265 है। सर क्या है ये 246 और 265? देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ना तो 246 में एक्चुअली में शेड्यूल्स बना हुआ है, और शेड्यूल नंबर जो है वो हमारा 7th है। ये 7th शेड्यूल आया ही कहां से है? ये जो बेटे 7th शेड्यूल है ना, ये 7th, ये इससे आया है, इससे निकल करके आया है, इससे ये शेड्यूल निकला, समझे क्या? इससे ये शेड्यूल निकल करके आया आर्टिकल 246 में। तो शेड्यूल क्या कह रहा है उसकी बात अभी करते हैं, पहले मैं बात कर लूं फिर वापस से 265 की।
तो 265 क्या कह रहा है? 265 ने एक बहुत सुंदर बात कही और पता है क्या कह दिया कि कोई भी टैक्स अगर आपको लेवी करना है, कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले लॉ बनाइए, पहले पहले एक्ट बनाना जरूरी है। सर एक्ट और लॉ इज वन ऑफ द सेम थिंग, आपने ऐसा वर्ड यूज कर दिया कि एक्ट बनाना चाहिए, लॉ बनाना, बेटे लॉ ऊपर है उसके बाद एक्ट है। क्या है डिफरेंसेस आगे हम इसी क्लास के अंदर आगे चर्चा करेंगे, बट मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो मेरी बात ध्यान से सुनना कि मुझे अगर टैक्स लगाना है तो पहले उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, अधिनियम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं टैक्सेस लेवी कर सकता हूं। सर बात कुछ कम समझ में आ रही है क्या बेटे? क्या चीज नहीं समझ में आई ये बोलो जरा। सर हमारे को लग रहा है ना कि 265 डालने की जरूरत ही क्या थी है? ये तो बेटे क्या होता था पहले के टाइम पे, राजा महाराजा चलते थे, राजा महाराजा कहते थे अच्छा अपने जो मुनीम होते थे, जो उनके अकाउंट्स वगैरह बही खाते संभालते होते थे, उनसे वो पूछते थे कि खजांची जिसको बोल सकते हो आप उस जमाने में, खजांची ट्रेजरर जो होते हैं, उनसे पूछ लिया कि बताओ बोले खजाना सब भरा है, लब भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले दिक्कत नहीं है तो इस बार कर माफ। बोले सर खजाना खाली है, राजा को कह रहे महाराजा को कह रहे, बोले सर खाली पड़ा है, हमारे पास खजाना है ही नहीं, है ही नहीं, तो एक काम करो 4 गुना टैक्स ले लो, 4 गुना कर लगान, ऐसे वर्ड अलग अलग यूज करते थे पहले के टाइम पे, अलग अलग थे। तो बेटा क्या आज जब भारत आजाद हो गया तो क्या अभी भी किसी एक व्यक्ति की मनमानी चल सकती है? नहीं, मनमानी किसी की भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो एक पावर डाली गई उसके अंदर, और पावर थी 265 कि भाई ऐसे ही चलते में ही टैक्स नहीं लगा देंगे कि हाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या किसी ने भी कह दिया बोले टैक्स लगा दो, लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा। तो ये 265 हमको पावर देता है टू लेवी टैक्सेस। लेवी टैक्सेस की पावर तो दे रहा है, लेकिन रुको जरा, कैसे दे रहा है? आफ्टर मेकिंग लॉ, लॉ बनाने के बाद ही आपके पास ये पावर एक्टिवेट होगी। अब उससे पहले आप क्या नहीं कर सकते? टैक्सेस लेवी कर ही नहीं। तो इसका मतलब 265 265 नंबर का अनुच्छेद हमको क्या बताता है? सर हमको यही बताता है कि टैक्सेस लेवी करने से पहले क्या बना लेना? कानून, कानून बना लेना, लॉ बना लेना। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है 265 की। 246 की क्या राम कहानी है? बट 246 क्या कह रहा है? सिंपल सा है, उसमें शेड्यूल पढ़ना है आपको, 7th, बहुत सारे शेड्यूल्स है, उसका 7th शेड्यूल है अनुसूची 7। और अनुसूची 7 में बेटे 3 तरीके की लिस्ट दी हुई है, सुना होगा कभी ना कभी आपने। एक होती है यूनियन लिस्ट, संघीय सूची, एक होती है स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची, और एक होती है कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। सुना है क्या ऐसा कुछ? 3 तरीके की यूनिट होती है, लिस्ट होती है। सर हाँ होती तो है, सुना सुना सा तो लग रहा है, होती क्या है लेकिन ये बेटे, अगर कोई भी मैटर किसमें लिखा हुआ हो? यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर लिखा हुआ हो, इफ एनी मैटर रिटर्न इन द यूनियन लिस्ट, तो उस पर टैक्सेस लेवी करने का अधिकार, राइट, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है तो फिर किसके पास है? सर स्टेट लिस्ट में अगर लिखा है तो ऑब्वियस है स्टेट के पास पावर होगी, ऑफ कोर्स उसी के पास होगी। कॉनकरेंट लिस्ट में अगर कोई मैटर लिखा हुआ है तो दोनों सरकारें मिलकर के टैक्सेस लेवी करेगी। आई के बात समझ में? कितनी लिस्ट है जल्दी बोलो। अरे तुम्हारे को ही बोल रहा हूं यार, एक तो रिपीट बहुत, रिवाइज किया करो साथ साथ में। आधी चीजें हम यही बार बार रिवाइज करेंगे ना, पावर वही वही खत्म हो जाता है मामला, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ते भाई। तो आप करो ना यार, ऐसे क्या फर्क पड़ता है इससे? सर हम तो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अरे तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो पढ़ने के पर्पज से ही तो देख रहे हो ना यार, तो क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल है। सर हम तो ऐप पे देख रहे हैं। अरे ऐप पे देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो यार, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को इस बात से मतलब है तुमको रिवाइज करना है, खत्म बात। 100 बातों की एक बात, रिवाइज करना है तुमको, रिवाइज करो मेरे साथ साथ। क्या बोल रहा हूं? अगर मैं बोलता हूं कि इनकम टैक्स कहां से आया है, कहां से आया है इनकम टैक्स, तो देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल की क्या पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, ये हमारे को पावर दे रहा है। कहां पे दे रहा है? आर्टिकल 246 में दे रहा है। आर्टिकल 246 में कितनी लिस्ट है बेटे? 3, एक है यूनियन, एक है स्टेट, एक है कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है,
यूनियन में जो जो मैटर लिखे होंगे उस पर टैक्सेस लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट में जो जो मैटर लिखे होंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो मैटर लिखे होंगे उस पर दोनों सरकारें मिलकर के टैक्स लगाए। इतनी बात समझ में आती है क्या? तो ये बेटे कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कभी खोल के देखना, नेट अभी जब क्लास ओवर हो जाए ना एक बार सर्च जरूर करना, क्या देखोगे उसमें? डाल देना यूनियन लिस्ट पीडीएफ, बस इतना सा डाल देना, अपने आप आ जाएगा। जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, स्क्रॉल करते जाना करते जाना करते जाना। कहां तक स्क्रॉल करना है सर? एंट्री नंबर 82 जब तक नहीं आ जाता, आपको देखोगे वहां पे ना साइड में 1 2 3 4 5 6 ऐसे डले हुए होंगे, तो वो डले हुए होंगे ना, वो है एंट्री नंबर। तो एंट्री नंबर 82 पे जब अपन पहुंच जाते हैं ना, एंट्री नंबर 82, तो हमारे को वहां पे पता है क्या दिखता है? सर क्या दिखता है? वहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स। सर ऐसे लिखा हुआ है? वैसे तो वहां पता है कैसे लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे वर्ड यूज किया हुआ है। मैंने उसे इंटरप्रेट किया, और क्या इंटरप्रिटेशन किया है उसका? इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम यानी आयकर, कृषि से आयकर यानी कृषि से आय को छोड़ करके, इसके अलावा बाकी सब। कोई डाउट तो नहीं बेटे? पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे एक बहुत शॉर्ट और स्वीट बात करूं तो वो इतनी सी बात है कि टैक्सेस कहां से आए हैं। सर कौन से टैक्स की बात कर रहे हो? बेटे हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। सर इनकम टैक्स की बात कर रहे हो ना, तो हमारा सबसे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के अंदर 3 लिस्ट है, जिसमें से पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर भी एंट्री नंबर 82, और उसके अंदर लिख के दिया है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। बोलो ना सर, क्या आपको कौन सी आवाज सुनाई देगी? ये बेटे हर हर एक क्लास में एक ही बात नहीं कहूंगा मैं, बस आप बोलोगे मेरे को बात सुनाई दे जाएगी, आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो भी पता चल रहा है। हाँ और नहीं तो क्या। नेक्स्ट, उसी को मैंने लैंग्वेज के अंदर लिख के दिया है, कोई खास बात नहीं। पता है इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको रिवर्स साइड से पढ़ते हैं, मतलब उसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम कहां से आया है? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बोल देते हैं। पर ठीक है, कोई अपने को कौन सा जमा जमा के बोलने का है। कुछ वर्ड एक्चुअली में वैसे टेक्निकल वर्ड में तो टू से आता है, टू है ना, एंट्री नंबर 82 टू यूनियन लिस्ट टू, इस तरह से लिख, इट्स ओके। आपको इधर ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर हैज गिवन द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ये कैसे आ गया भाई? केंद्र सरकार के पास पावर कैसे आई? अरे पावर इसलिए आई ना, क्योंकि कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? संघीय सूची के अंदर लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट में लिख के दी। आई क्या बात समझ में? इसी वजह से, इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों के वजह से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सीजी हैज पावर टू लेवी इनकम टैक्स। तो याद रखना, एक बात समझ में आ गई क्या आपको? कि एक बात, अरे क्या बोल रहा हूं कि टैक्सेस, इनकम टैक्स लेवी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कारण, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में, और यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स लिखे हुए होंगे ना, उन सब पे टैक्सेस लेवी करने का अधिकार, राइट, पावर सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो आपसे अगर कल को क्वेश्चन पूछे कि बताओ इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है भाई, तो आप क्या बोलोगे? इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सर इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन, सोचना नहीं है तुरंत, सर यूनियन लिस्ट है ना, तो आंख बंद करके तुरंत जवाब दे दो, और क्या है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल, कोई मुश्किल बात ही नहीं। अगर कोई स्टेट लिस्ट में आ रहा हो तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर किसके पास है? सर स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर कोई यूनियन लिस्ट, सॉरी, कोई कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा हो तो सर दोनों सरकारें मिलकर के, मुश्किल बात नहीं। आइए चर्चा वापस से शुरू करते हैं। और क्या लिख के दिया? अच्छा, पता है आपको, गवर्नमेंट है ना, ये
रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है, मतलब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगी। सर हम समझे नहीं क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हो आप। एक बात समझो, सेंट्रल, हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बात तो समझ में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे काम है, वो हेल्थ भी देखेगी, डिफेंस भी देखेगी, एजुकेशन भी देखेगी, वो बहुत मतलब कई सारी चीजें देखनी है उसका। तो फिर वो क्या टैक्सेस को कैसे, सर ने ना एक डिपार्टमेंट बना रखा है अपना अलग से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल करके, है ना, वित्त मंत्रालय। फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त विभाग है, मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा सर फिर वो क्या करता है बेटे, अब उसके पास भी बहुत सारे काम है, डायरेक्ट भी देखे इंडायरेक्ट भी देखे, तो उसने क्या किया, अपने दो रेवेन्यू बोर्ड्स बना दिए। दो रेवेन्यू बोर्ड, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए और एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। सर डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सा है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीडीटी, सीपीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी। सर ये क्या करेगा, अरे अरे यार तुम भी कैसी कैसी बातें पूछ लेते हो कभी कभी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये किसको देखेगा, सर डायरेक्ट टैक्स को ही देखेगा, ऑब्वियस है, प्रत्यक्ष कर आप खुद ही बोल रहे हो। तो फिर बेटे एक और वर्ड होता है सीबीआईसी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ड्यूटी। ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and customs duty। ये बात समझ में। तो दो तरीके के बोर्ड्स हैं, ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है, देखो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्सेस है। तो डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, सीबीआई। क्लियर है क्या बात। तो एक है सीबीडीटी, एक है सीबीआई। अब बात कर रहे हैं अपन किसके लिए, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी आयकर कानून के घटक। तो ये क्या होता है, ये क्या हो गया, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये किन किन से मिलकर के इनकम टैक्स बनाए, किन किन को मिला दें अगर तो इनकम टैक्स बन जाए। आओ इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहला फर्स्ट नंबर अगर कोई है तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, पहला नंबर एनुअल फाइनेंस एक्ट। सर एक मिनट क्या कहना चाह रहे हो, कंपोनेंट्स की अगर आप बात करते हो तो क्या क्या है उसमें शामिल है, देखो पहला है एनुअल फाइनेंस एक्ट, वार्षिक वित्त अधिनियम। एक तो यही है, एक कौन है, आयकर अधिनियम, ये इसके अलावा यानी इनकम टैक्स एक्ट 1991, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 61। एक है इनकम टैक्स रूल्स 1962, आयकर नियम, आयकर नियम 1962। फिर कुछ मिसलेनियस सी चीजें हैं, नोटिफिकेशन, एंड
सर्क्यूलर, परिपत्र और ये सब है। ये सब चीजें हैं हमारे लिए क्या, कंपोनेंट्स। इनको क्या बोलेंगे अपन, ये सब क्या है बेटे, इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या हमको लिखना है? अरे सब लिखा हुआ है बेटे, क्या मत करो। क्या लिख दिया है देखो, सबसे पहला फर्स्ट नंबर है हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये क्या है एनुअल फाइनेंस एक्ट? एनुअल फाइनेंस एक्ट, वार्षिक वित्त अधिनियम। देखिए हर साल आपने सुना होगा ना, बजट आता है फरवरी मार्च के आसपास के टाइम पे। अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो आकर के और उसे अनाउंस करते हैं, तो वो फाइनेंस बिल कहलाता है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल है, वित्त वित्त बिल। ये एक्चुअली में बजट कह लो, आप बजट भी कह सकते हो, ये बजट है बेसिक। जब वो बिल सुनाते हैं तो उस पे डिबेट होती है। डिबेट समझते हो, या ये समझो कि वाद विवाद होता है, और दोनों पक्ष कौन है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, दोनों यानी बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उस बात पे जब कंसेंट दिखाते हैं, अग्रीड हो जाते हैं कि हाँ भाई ये अब ठीक है, अब ये जो बिल दिया था ना, ये अब ठीक लग रहा है हमारे को। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो फिर वो कंसेंट ऑफ दी बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ वो पूरा होने के बाद प्रेसिडेंट साहब अपनी मोहर लगाते हैं और फिर उसे साइन करते हैं अभी इस वक्त करती हैं, वो बात एक ही है। तो वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो उसको उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो बेटे वो फाइनेंस बिल जो था ना, जो हमने अनाउंस किया था, वो फाइनेंस एक्ट बन जाए। अरे सर दिमाग मत खराब करो सर, एक बार बताओ, आप पढ़ा रहे हो इनकम टैक्स और चले गए फाइनेंस एक्ट के ऊपर, क्या लेना देना है ये? अरे बेटे इनकम टैक्स लॉ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सर क्या हो जाएगा बेटे, जब बिल होता है ना, बजट आता है, बजट जब आता है ना, तो बहुत सारी चीजें उसमें कवर्ड होती है। सर बहुत सारी चीजें जैसे बोल करके क्या क्या, अरे भाई उसमें डिफेंस की बातें भी होंगी, रक्षा के रेस्पेक्ट में भी, उसमें चिकित्सा यानी कि मेडिकल से रिलेटेड बात होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, उसमें एजुकेशन की बात होगी, उसमें टैक्सेस की बात। यानी बजट जो होता है ना ओवरऑल, वो कहां कहां से हम रेवेन्यू लेकर के आएंगे और कहां कहां पे उनको हम खर्च कर देंगे, इतनी तो बात होती है। और क्या है, बजट उसी को कह रहे हैं कि क्या रेवेन्यूज हैं और क्या एक्सपेंसेस हैं। बात सही है। तो जब ये दोनों चीजें हैं ना हमारे पास बजट के अंदर मेंशन की हुई हैं, तो बेटे बजट जब अनाउंस किया, तो ये तो बजट, ये फाइनेंस एक्ट बन भी गया, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें कवर्ड होगी, इनडायरेक्ट टैक्स भी, डायरेक्ट टैक्स भी, एजुकेशन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डिफेंस भी, बहुत सारी चीजें होंगी। फिर इसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल करके, और वो क्या बन जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट। आपको ये तो पता है ना कि इनकम टैक्स में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसमें कोई चेंजेस ही ना आए हो। हर साल चेंजेस आ रहे होते हैं, हर साल, एवरी ईयर। और हर साल अगर टैक्सेस आते होते हैं, तो इसका मतलब ही क्या है कि वो आते कहां से हैं, तो बेटे वो फाइनेंस बिल से आते हैं। फाइनेंस बिल, पहले फाइनेंस बिल होता है, फिर फाइनेंस बिल के बाद उसको कंसेंट मिलती है बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, फिर कंसेंट दी जाती है प्रेसिडेंट साहब की, एंड देन आफ्टर वो फाइनेंस एक्ट बनता है। और फिर फाइनेंस एक्ट में से इनकम टैक्स वाले पोर्शन जो निकाल दे, तो वो क्या बन जाते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन, अमेंडमेंट। टेक्निकल लैंग्वेज में चेंजेस इन द इनकम टैक्स इज नोन एज अमेंडमेंट। सिंपल सी बात, संशोधन कहते हैं इसे टेक्निकल लैंग्वेज के। अच्छा सर ये ना क्वेश्चन पूछ लिया गया कई कई बार, और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। एक सिंपल सी बात है, टैक्स होती है ना, इनकम टैक्स रेट सुना होगा आपने, स्लैब रेट वगैरह लगती है, पढ़ेंगे यार अपन, इसमें कोई मुश्किल नहीं। स्लैब रेट होती है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत है, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से अबव, होता है क्या ऐसा, अलग अलग रेट से हर बार बदलती भी रहती है। हर बार ना सही, ठीक है, कभी ना कभी टाइम पे बदलती रहती है, जैसे अभी फिर से चेंज आ गया, पढ़ेंगे चेंज वाला पढ़ेंगे, इसमें कोई मुश्किल। बट पॉइंट है कि रेट लिखी कहां
सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो इनकम टैक्स की रेट्स, मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही 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 बोल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ कि इनकम टैक्स की रेट कहाँ लिखी हुई हो। तो सर दिमाग मत खराब करो ना, सीधी सीधी सी बात बोलो ना, इनकम टैक्स में तो लिखी हुई होगी, इनकम टैक्स एक्ट में मिल जाएगी। यही तो कैच है बेटे, यही तो मुश्किल बात है। क्या मुश्किल है कि इनकम टैक्स की रेट्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट के पार्ट 1 में लिखी। सर क्या 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 सर क्या बोले, क्या बोले, एक बार दोबारा बताना। इनकम टैक्स की जो रेट्स होती, रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में नहीं होती, वो रेट्स कहां होती है, फाइनेंस एक्ट में होती है। याद रखना बात। तो फाइनेंस एक्ट में कहां होती है, फर्स्ट शेड्यूल में होती है। तो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में होती है। आई क्या बात समझ में। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे बताओ इनकम टैक्स की रेट कहां लिखी हुई है, तो बेवकूफी वाला जवाब मत दे देना कि सर इनकम टैक्स एक्ट में, नहीं नहीं नहीं, कहां लिखी हुई होगी, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। ठीक है बेटे, क्लियर है क्या बात। तो पहली चीज हमने डिस्कस। तो सर क्या इसका एक ही पार्ट है, फर्स्ट शेड्यूल का एक ही पार्ट है, नहीं बेटे इसके 4 पार्ट है। सर 1 2 3 तो है, अरे बेटे 4 पार्ट है सर, 1 2 3 है। अरे लो यार बेटे लो, तुम एक तो है ना मानते नहीं हो यार, विश्वास तो तुम्हारे को बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये पार्ट 4। अब मैं तो देखो बेटे ऐसे ही पढ़ाता हूँ अपने, ऑनलाइन क्लास हो चाहे फेस टू फेस हो, एक ही बात है मेरे लिए, तो सब बराबर है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, फेस टू फेस बात, बस सिंपल सी बात। अब चाहे आप इस पर नेगेटिव कमेंट करो चाहे पॉजिटिव, इससे फर्क, अब मैं इसी तरह, मेरे लिए एंगेजमेंट जरूरी है कि आप मुझे सुनते रहें लगातार, बस यही इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा करना पड़ता है मजबूर, क्या करें, नहीं है एक ही फ्लो में बोलते जाते हैं तो क्या बोले, सो जाते हो, इसलिए बोलना पड़ता है। कम टू द पॉइंट अगेन, वन फर्स्ट पार्ट 1 जो है बेटे वो क्या बताएगा, रेट ऑफ इनकम। द सेकेंड पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट, वो क्या बता रहा है हमारे को, रेट्स ऑफ टीडीएस, रेट्स ऑफ टीडीएस की रेट्स बता, है ना। पार्ट 3 रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स की रेट्स बताएगा कि एडवांस टैक्स। एंड सर फोर्थ पार्ट क्या जो आप लिख रहे हो, बेटे फोर्थ पार्ट है ना, रेट्स नहीं बताता, वो बताता है रूल्स। रूल्स के रूल्स फॉर कंप्यूटेशन, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल कम। सर एक मिनट, वेट अ मिनट, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल दिया आपने। अरे भाई कह रहा हूं कृषि से आय गणना, कृषि से आय की गणना के नियम किसमें लिखे हैं, पार्ट 4, पार्ट 4। अरे सर फिर कंफ्यूजन में डाल दिया आपने हमें, क्या कंफ्यूजन में डाल दिया बेटे, क्या कंफ्यूजन में डाल दिया सर। सर आप अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमारे को, क्या कह रहे थे कि एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम पर ये क्या आ गया। अरे बेटे ये क्या है, पढ़ो ध्यान से, क्या बोला मैंने, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन, मैंने रेट्स नहीं बोला आपको, टैक्स नहीं लगा रहे हैं हम, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं। सर एक बात बताओ, जब इस पर टैक्स ही नहीं लगना तो हम कंप्यूट करके क्या करें। तो बेटे एक बात बताओ, फिर तो हर एक पर्सन जिसके भी अगर ब्लैक मनी पड़ी है और इनकम टैक्स वाले आधम के रेट डाल दी उन्होंने और उनको वो पैसा मिल गया, तो वो तो यही कहेगा ना, अरे मेरे तो एग्रीकल्चर इनकम है इसलिए मैंने बताया ही नहीं। एग्रीकल्चर इनकम हो
तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यस, हैव टू कैलकुलेट योर इनकम और उसे आपको अपने रिटर्न में शो करना पड़ेगा। एग्जम्प्ट होगी वो बात अलग, बट स्टिल आपको शो करना पड़ेगा। तो कल को अगर इनकम टैक्स वाले आ धमके तो बता देना कि देखो हर साल इतने इतने रुपए की इनकम कमा रहे हैं, इतने सालों से इनकम कमा रहे हैं, टोटल लगा के देख लो ये वही अमाउंट है, बोल सकते, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको वो शो करना पड़ेगा भाई, शो ही नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब है यू हैव टू शो योर एग्रीकल्चरल इनकम इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसे शो करना चाहते हैं, कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना। तो कंप्यूट करने का जो रूल दे रखा है वो कहां दे रखा है, पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। आती करे बाबा बात समझ में? हाँ सर, अभी क्लियर है हमारे को ये सब बात कि ओके ये सब चीजें हमारे को पता समझ में, ठीक है बेटे। मैं एक और कंपोनेंट के ऊपर अगर बात करूं तो और कंपोनेंट क्या है, सेकंड वन मैंने बोला था ना, सेकंड कौन आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, कारण अरे बेटा हमको यही तो पढ़ना है ना, पूरे सारी क्लासेस एक्ट से रिलेटेड ही तो होंगी, तो इसलिए वहां पे ही चर्चा होगी पूरी डिटेल में, अभी हम कुछ चर्चा नहीं कर रहे। हाँ लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 was applicable to whole India, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। सर अभी एप्लीकेबल है या पहले से एप्लीकेबल था, 70 से कोई लेना देना नहीं है, वो कश्मीर का उससे लेना देना नहीं है बेटे, शुरू से ही एप्लीकेबल था। आप तो इतनी बात समझे, पहले से ही, है ना, पहले से ही ये एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर। तो आप चाहो तो याददाश्ती के लिए लिख सकते हो, बाकी लिखने की मेरे को लगता नहीं औचित्य की कोई बात है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 was applicable to whole India including के। और ये आया कब से सर, एक्ट 1961 है ना, तो बस याद रख लेंगे 1 अप्रैल। ये क्या बेटे, एक्ट 1961 है, एप्लीकेबल 62 है। सर मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, आपसे लिखने में कोई गलती हो गई, बेटे गलती नहीं हुई है, यही डेट है, सही है। अमूमन आप देखोगे, ये देखो क्या कर सकते हैं यार, ये तो है मुश्किल जो बात है। एक्चुअली में सारे एक्ट जो होते हैं जिस साल के होते हैं ना, उसी साल से रेट कर दिए जाते हैं, उसी से इनिशिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्ट का नाम 61 है बट एप्लीकेबल 62 से हुआ था। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की है, बट अब याद रख सकते हो यार, कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा कि एक्ट है 61 तो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962 को, और होल इंडिया है तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है बात। अब छोटी सी चर्चा और करता हूं मैं इनकम टैक्स एक्ट से ही रिलेटेड। क्या बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट क्या कोई सा भी एक्ट होता है ना, वो कुछ बटावा होता है, कुछ अलग अलग चीजों में बटावा। बटावा कैसे होता है, इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स, 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर हैं इसके, 298 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 298। 298 टोटल सेक्शंस हैं नहीं बेटे, दिस वन इज द लास्ट सेक्शन, ये लास्ट सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स। तो सर फिर आप कैसे कह रहे हो 298 सेक्शंस हैं, और भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मान लो ऐसे कि 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए डी ए, 44 44 ए ई, 44 डबल बी, 44 ट्रिपल बी, 40। सर क्या, अरे पूरे लिख दूं क्या, एम पूरे लिख दूं क्या भाई, बहुत सारे सेक्शंस हैं यार, ऐसे 44 के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन हम ये 44 हैं, ये सब सेक्शंस हैं, अब इनको गिने कैसे। तो बेटा कोई नहीं गिनते बैठ रहा है यार, ये दिमाग मत लगाओ फालतू का, कोई नहीं गिनने बैठ रहा। आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कितने सेक्शंस हैं तो भी जवाब 298 है, एंड लास्ट सेक्शन पूछे तो भी जवाब 98। आप बस इतनी बात याद है, ठीक है बेटा। तो वो यही पूछ रहे हैं एक ही पॉइंट पे। और 80 की अब बात कर लो, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CCD, 80CCE, 80CCH, कितने सारे सेक्शन है भाई। तो ये इतने सारे सेक्शन है, कोई याद नहीं आपको, ऐसा नहीं कि उसकी गिनती करते बैठेंगे, नहीं। इसलिए हमने क्या कह दिया, द लास्ट सेक्शन इज 298 एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज आल्सो 298। तो दो चीजें याद रखने की है ना बेटा। चाहे वो आपको क्वेश्चन पूछे कितने सेक्शंस है तब भी 298, और पूछे लास्ट सेक्शन कौन सा है तो भी 298।
दोनों का आंसर एक ही है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं चाहिए, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। वेरियस सबसेक्शंस, सेक्शंस काय में बटे हुए होते हैं? सबसेक्शंस में। सबसेक्शंस काय में बटे हुए होते हैं? क्लॉजेस में। क्लॉजेस किस में बटे हुए होते हैं? सब क्लॉजेस में। फिर उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशंस होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, प्रोविजोस जिसको बोल रहे हैं अपन, एक्सेप्शंस होते हैं, एंड 14 शेड्यूल्स। ठीक है, व्हाट आर शेड्यूल? शेड्यूल्स क्या होते हैं सर? कुछ भी नहीं, शेड्यूल्स कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि जो चीजें बार बार एक्ट में रिपीट हो रही होती है, एक्ट की साइज ही इतनी मोटी है, अब उसमें बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी ना, तो उनको हटाया और एक्ट के नीचे ले गए, लास्ट में ले गए और शेड्यूल नंबर डाल दिया और बार बार रेफर कर दिया, एज पर शेड्यूल नंबर सच, एज पर शेड्यूल नंबर, एज पर शेड्यूल नंबर। तो वो यही है। तो शेड्यूल्स क्या होता है? टू इसलिए बनाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग दी रिपीटेशन, इसलिए बने हुए। बाकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, याद रख रहे हैं। लेकिन कितने होते हैं अपने इनकम टैक्स में? 14 यानी 14 शेड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कुछ चीजें ऐसे ही, इनकम टैक्स रूल्स। सर रूल्स क्या होते हैं और एक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है? तीनों पॉइंट है भाई। ओ हो, एक है इनकम टैक्स लॉ, हाँ सर, एक है इनकम टैक्स एक्ट, हाँ सर, एक है इनकम टैक्स रूल्स। अरे हाँ भाई हाँ सर, क्या है ये अलग अलग क्यों है? देखिए ये तो मेजर है, ये तो सबसे बड़ा वाइडर स्कोप रख रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये सब चीजें आ रही है। इसमें फाइनेंस एक्ट भी आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट भी आ रहा है, रूल्स भी आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सर्क्यूलर्स आ रहे हैं और केस लॉज आ रहे हैं, सब कवर्ड है बेटे, ये सब है। अगर इन सबको मिला दिया जाए ना, तो एक्चुअली में क्या बन जाता है? इनकम टैक्स लॉ बन जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर व्हाट अबाउट एक्ट ऑन रूल्स? ये क्या होते हैं? अधिनियम और नियम क्या है? बेटा मैं सिंपल वर्ड्स बोलता हूं, ऐसे ऐसे समझाते हैं अपन, है बच्चों को ऐसे समझाया जाता है। एक्ट है क्या करना है, व्हाट टू डू। एक्ट क्या है? क्या करना है, व्हाट टू डू। एंड रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स क्या है? हाउ टू डू, कैसे करना। मतलब एक्ट में लिख दिया भैया रिटर्न भरनी है, ओके, रिटर्न भरनी है, ठीक है। रूल्स में क्या लिख दिया? रूल्स में क्या लिख दिया? रूल्स में लिख दिया कि रिटर्न कैसे भरनी है, कि कंपोनेंट्स क्या होंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, कब भरेंगे, किस पर्सन के लिए कौन कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, ऑल आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स रूल। तो द क्लियर कट पॉइंट इज कि एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताते हैं कि वो जो करना है उसे कैसे परफॉर्म करना। तो रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट। रूल्स आर फ्रेम्ड और मेड फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट। एक्ट को अच्छे तरह से चलाने के पर्पस से, उसे अच्छे तरह से इस्तेमाल करने के पर्पस से क्या दिया जाता है? रूल्स बनाया जाता है। सर अलग बनाने के क्या रीजन रहा होगा? उसी में जोड़ देते ना भाई, यहां लिखा ये करना है तो उसी के ठीक नीचे लिख दो क्या करना है। दो अलग अलग बुक्स बनाने का क्या लॉजिक है? सर मोटी हो गई होगी किताब, एक्ट इतनी मोटी है तो रूल्स भी इतने मोटे हैं, तो सर ऐसा हो जाता है क्या? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। क्यों बनाया गया उस लॉजिक के पीछे बात करते हैं। देखिए एक्ट में चेंज अगर मुझे करना हो, एक्ट में चेंजेस करने हो तो बेटे कैसे करेंगे चेंजेस, जल्दी बोलो। सर एक्ट में चेंजेस करने का तरीका आपने बताया क्या है? नालायक हो तुम यार, ऑनलाइन में भी बातें ऐसी करते हो, बताओ क्या बताया तो था अभी अभी। पहले क्या होगा? फाइनेंस बिल आएगा, अच्छा अच्छा उसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ सर वो तो याद है, पहले फाइनेंस बिल आएगा, फाइनेंस बिल के बाद क्या आएगा? सर फाइनेंस बिल के बाद आता है कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर उसके बाद क्या आता है? सर उसके बाद आता है कंसेंट दी जाएगी या अप्रूवल दी जाएगी बाय द प्रेसिडेंट साहब, एंड देन आफ्टर वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा और वही हमारे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होगा। तो प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस। और पता है जो रूल्स है ना, रूल्स कौन बनाता है? रूल्स फ्रेम्ड बाय सीबीडीटी। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स, रूल, ये इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। फ्रेम्ड बाय, मेड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, कुछ भी बोलो यार, हमको इससे, हमको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझने जा रहे, हमको बस इतना पता है रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी। तो फिर इसे चेंज करने का अधिकार भी कौन रखता है? सीबीडीटी।
विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएंगे, बोले हमको ये चेंज करना है, इट्स ओके। हमको वो लेंदी प्रोसेस नहीं अपनाना है कि बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट साहब और ये सब काम नहीं करने बैठ रहे यार। तो इसका मतलब रूल्स को चेंज करना बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन टू एक्ट। तो एक्ट को चेंज नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई क्या बनाए जाते हैं रूल्स, ताकि इजीली उसे चेंज किया जा सके। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं यार, इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। एक्ट को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नोटिफिकेशन, अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, नोटिफिकेशन अधिसूचनाएं क्या होती है, बहुत आसान सी बात है बेटे। क्या 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 पता है? आपने अगर मान लो एक्ट में कोई चेंज किया, जैसे अभी अमेंडमेंट की बात कर रहे थे ना अपन, कि ये पहले बिल आएगा, फिर कंसेंट ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, फिर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, देन आफ्टर फाइनेंस बिल है, फाइनेंस एक्ट है, ये सब जो चीजें है ना, अब वो चेंज कर तो दिया, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गजट जो होती है ना, गजट, राजकीय प्रपत्र तो बोलते हैं, राजकीय प्रपत्र। ऑफिशियल गैजेट, गैजेट बोलते रहते लोग यार, गैजेट नहीं है वो, गजट है बेसिकली, है ना। ऑफिशियल गजट है जिसको राजकीय, राजकीय प्रपत्र के नाम से जानते हैं, प्रपत्र, ऐसा कुछ है, जो भी एक है, प्रपत्र है, राजकीय प्रपत्र, है ना यार। स्पेलिंग देखिए थोड़ी मात्रा मात्रा हो सकती है, कोई बात नहीं। हमारा मोटिव हिंदी पढ़ाना नहीं है, हमारा मोटिव टेक्स्ट पढ़ाने का है ना। कोई कुछ भी कहे, हम क्या बोल सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, मैंने क्या कहा कि अगर आपने एक्ट में कोई चेंज किया है, इफ देयर इज एनी चेंज इन दी इनकम टैक्स एक्ट, तो पता कैसे चलेगा आम जनता को यार? आम जनता तक सूचना पहुंचाने का एक ही मात्र तरीका है, और वो मात्र तरीका क्या है? वो तरीका है राजकीय प्रपत्र, यानी कि ऑफिशियल गजट में छाप दो। इसका मतलब सबने पढ़ लिया, वी आर अज्यूमिंग दैट सबने पढ़ लिया। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो जो भी अमेंडमेंट आएंगे, जो जो भी चेंजेस आएंगे, उन सब चेंजेस को कहां पे छापा जाएगा? नोटिफिकेशन। तो सिर्फ सर्कुलर्स क्या होते? तो एक बात समझना, सर्कुलर्स, आपके स्कूल में भी सर्कुलर आते थे क्या? है परिपत्र, हाँ। तो वो आपके स्कूल के लिए ही बाउंड होते थे। आम स्कूल, हर स्कूल के लिए, आपका स्कूल अगर कोई सर्कुलर जारी कर रहा है, तो क्या सारे स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या नहीं। आपके स्कूल में आज सर्कुलर आता है, लेट्स सपोज आपके स्कूल में एक सर्कुलर आता है और कह दिया जाता है कि बेटे यूनिफॉर्म नहीं, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन करके आनी है, टिफिन नहीं लेकर के आना, पार्टी होगी, आपको यहाँ पे पाव भाजी खिलाएंगे और छोला भटूरा भी खिलाएंगे, है, और साथ में आपको बोल दिया कि बैग भी मत लेकर के आना, मस्ती करेंगे। आपने ट्यूशन पे जाके बात बता दी, तो ट्यूशन वाला जो दोस्त है वो दूसरी स्कूल में पढ़ता था, वो भी बिना बैग के चला गया, वो भी बिना टिफिन के चला गया, वो भी कैजुअल ड्रेस में, अपने फॉर्मल के जो कपड़े हैं कैजुअल उसमें चला गया। ओ यूनिफॉर्म पहने ही नहीं, हाँ, नॉर्मल कपड़े पहन के चला गया करके जी, शर्ट टी शर्ट डाल डुल करके, और एकदम वो अलग ही चमक रहा है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर आपके स्कूल के लिए था, वो उसके स्कूल को बाउंड नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी, और सीबीडीटी अगर इशू करता है ना, तो केवल टैक्स अथॉरिटीज ही इससे बाउंड होती है। ओनली टैक्स अथॉरिटीज आर बाउंड विद द सर्कुलर। मुश्किल बात ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आम जनता के लिए हो गया, और ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए हो गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज मतलब कौन हो सकते हैं? अरे जो मतलब ऑफिशियल्स है ना इनकम टैक्स के, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जनरल्स, और ये सब ये लोग होते हैं, इन लोगों के लिए, ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल। एंड द केस लॉस, यानी न्यायालयों के निर्णय है, ये क्या होते हैं? अरे बेटे अलग अलग कोर्ट में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, और जब डिस्प्यूट्स चलते हैं तो कोर्ट अपना डिसीजंस देते हैं। तो एक होता है ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं उसको, ट्रिब्यूनल है बेसिकली। फिर उसके बाद एक हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। इन तीन के जो जजमेंट्स आते हैं ना, वो लैंडमार्क बना दिए जाते हैं। आप उनके बेसिस पर एडवांटेज उठा सकते, उनके बेसिस पर आप बेनिफिट्स उठा सकते। आप अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा हो, आप उसी से रिलेटेड मिलता जुलता है, तो आप इनके डिसीजंस को बेस बना करके एडवांटेज ले सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केस लॉ। अरे आई के बाद समझ में बेटे पक्का? तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर द पर्पस ऑफ इंग्लिश। क्लियर है बात? तो अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर,
तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, है कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 12 पॉइंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो ये इन सब चीज़ों को हम अपने डिस्कशंस में लेकर के आएंगे और बात करेंगे इसी के लिए, ठीक है? तो मैं इससे रिलेटेड चर्चा क्या करने वाला हूँ, पॉइंट समझ गए आप? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट में कर, ठीक है? तो अगली क्लास का वेट कीजिएगा एंड देन आफ्टर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।